नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के कुछ प्रोग्राम लाने वाले हैं। तो उसी के तहत हमारा ये प्रयास होगा कि 15 सितंबर तक जो यूपी पीसीएस का जो दो नया पेपर इंक्लूड हुआ है, पेपर 5 और पेपर 6, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनकी बहुत संभावना है कि परीक्षा में पूछा जाए, उसको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से हम कराने का प्रयास करेंगे। और 15 सितंबर तक हमारा प्रयास है कि दोनों पेपर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएं। तो इसी कड़ी में आइए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। मतलब प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये पेपर 5 के अंतर्गत आएगा। और इसमें देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट हमारा जाएगा वो ये है, एक छोटा सा इंट्रो बना देना है। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भूमिका को ही लिखने में बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। और उनका जो पेपर को लिखने का जो समय होता है, चूंकि मेंस में आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कुछ जो हैं वो 12 नंबर के होते हैं, 200 शब्दों में लिखना रहता है। और कुछ प्रश्न होते हैं जो 8 नंबर के होते हैं और उनको 125 शब्दों में लिख रहना होता है। तो वहाँ इतना आपको समय नहीं मिलेगा कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखें। और विश्वास करिए, बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखने से आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भूमिका क्या है भाई, आप प्रश्न का एक छोटा सा परिचय दे दीजिए, बस वही है। तो सबसे पहला वही परिचय के तहत आप इसमें दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ से इतिहास के विभिन्न चरणों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बस ये आपका बहुत ही संक्षिप्त में 10 15 20 शब्दों में ये आपकी भूमिका हो गई। अब आप डायरेक्ट जो है वो अपने प्रश्न के उत्तर पे उतरिए कि जो हमको प्रश्न में जो पूछा गया है उस पे हमको उत्तर क्या देना है, वहां फोकस करिए। और उसके बाद जो दूसरा आपका पॉइंट आएगा, ये पहला भूमिका का हो गया। दूसरा जो है प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, चूंकि यहाँ विभिन्न स्रोतों की बात हो रही है तो स्रोत को ही आपको दिखाना है। तो ये एक ऐसे पाई चार्ट, ये जो एक चार्ट बनाइए, और ये फ्लो चार्ट बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये चार्ट एक ऐसा माध्यम होता है, आप पाई पाई चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, जो भी जिस तरीके से भी आप सहज हो। इसके माध्यम से आपको एक फायदा होगा कि आप बहुत कम शब्दों में अपनी चीजों को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मुख्य परीक्षा एक एक ऐसी परीक्षा होती है जहां आप स्वतः उपस्थित न होकर के आपकी कॉपी उपस्थित होती है। भाई, इंटरव्यू में तो आप स्वतः एग्जामिनर के सामने बैठे होते हैं, वहाँ जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक पैनल होता है, आप बैठते हैं, वो कुछ पूछते हैं, आप बताते हैं, तो वहाँ आपका व्यक्तित्व तो सीधे दिखता है। लेकिन यहाँ आपको अपने मन की जो खासियत है, व्यक्तित्व है, उसको अपने कॉपी के माध्यम से प्रेजेंट करना है। तो कॉपी जितने ही आकर्षक तरीके से अपने उत्तर को कॉपी पे लिखेंगे, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप ऐसे ही बना लीजिए। देखिए, स्रोत है। अब स्रोत में क्या होते हैं, दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो अब पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत में होते हैं अभिलेख, मृदभांड एवं उपकरण, स्मारक, सिक्के। ये आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए, अभिलेख, मृदभांड या उपकरण, स्मारक, सिक्के। और साहित्यिक में
क्योंकि देसी और विदेशी। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया। अब यहाँ स्मारक में जो नीचे कट के आ रहा है कि स्मारक में भी आप ऐसे दिखा दीजिएगा कि स्मारक में क्या होते हैं। चैत्य, स्तूप एवं मंदिर। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं को हमको क्या है कि एक्सप्लेन करना है कि पुरातात्विक में यदि अभिलेख हैं तो अभिलेख कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण हैं, मृदभांड यदि मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो अब इन्हीं को ये आप जो है एक्सप्लेन करते हुए चले जाइए। तो लिखने का यही तरीका, चूंकि अब अगर आप इतना लिख दिए तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए ये समझ जाएगा कि नहीं बच्चे को बेसिक जानकारी की स्रोत जो है वो पता है। अब अगर बच्चा स्रोत के बारे में लिखेगा तो इन्हीं सबके दायरे में लिखेगा, तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन परीक्षक पे बनाने में आप सफल रहेंगे। तो ठीक है, अब आगे फिर हम देखते हैं कि अब इसके तहत आपको क्या देना है। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा अभिलेख। अगर हम पुरातात्विक में देखेंगे जो अभिलेख है हमारा, तो अभिलेख के तहत अशोक का सारनाथ, मेरठ, प्रयाग एवं कौशाम्बी, इन अभिलेखों की चर्चा कर दीजिए। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त के प्रयास प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की चर्चा आप यहाँ कर सकते हैं अभिलेख के तहत। हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, ये शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है, तो इसका भी आप यहाँ उल्लेख कर दें। और स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख जो बहुत महत्वपूर्ण, देखिए अभिलेख तो वैसे बहुत प्राप्त हुए हैं, बहुत मात्रा में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके पास इतना स्कोप नहीं रहेगा कि आप सारे अभिलेखों की चर्चा करें। प्रमुख अभिलेख इसमें से जो दो तीन चार याद आ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देते हैं, जो उत्तर प्रदेश से मिले हैं, आप उनका उल्लेख कर दीजिए। तो इसमें अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, इतना देते हुए फिर आप आगे मृदभांड पे आ जाइए। अभिलेख के तहत जो दूसरा वो हमारा था मृदभांड, तो मृदभांड के तहत क्या देखेंगे, पूरा पाषाण काल के तहत। देखिए पूरा पाषाण काल में ही जो है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के कालपी, सिंगरौली, चकिया, लोहदा नाला से चॉपर चॉपिंग संस्कृत के अवशेष मिले हैं। मतलब ये जो लाइन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो पूरा पाषाण कालीन से जा रहा है, क्योंकि पूरा पाषाण काल के तहत ही उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से कालपी, सिंगरौली, चकिया, लोहदा नाला ये ऐसे स्थल हैं जहां से चॉपर शॉपिंग संस्कृत के अवशेष मिले हैं। अब इसके बाद आगे यदि आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल के तहत सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, चौपानी, मांडो से भी मानव की अस्थियां, मृतक संस्कार की विधियां, गर्त चूल्हे एवं मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ मृदभांड के तहत मैंने पूरा पाषाण काल के बारे में बता दिया। फिर मध्य पाषाण काल के बारे में मैंने बताया कि यहाँ से क्या है कि अस्थियां, समाधान की प्रक्रिया, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के मृत भांडों की प्राप्ति होती है। तो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। अब हम आते हैं नौ पाषाण काल की तरफ। देखिए नौ पाषाण कालीन स्थल के रूप में कोल्डिहवा, लहुरादेव आदि प्रमुख हैं, जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, जहां से चावल की खेती होती थी उसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया उपकरण के तहत। क्या हो गया, पूरा पाषाण काल से मैंने दे दिया, मध्य पाषाण काल से और नौ पाषाण काल से। अब हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है पुरातत्व के तहत जो स्मारक आते हैं, स्मारकों में स्तूप, चैत्य, मंदिर प्रमुख हैं।
और अगर स्तूप के तहत देखा जाए तो अशोक का सारनाथ में चौखंडी यम धर्मराज का स्तूप उल्लेखनीय है। अब ये देखिए, जो धर्मराज का स्तूप है, एक पीटी की जानकारी ले लीजिए कि इसका निर्माण अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर बनाया था। बुद्ध के मतलब जो बुद्ध के अवशेष थे उनको वहां रखा गया और उसी के ऊपर एक स्तूप का निर्माण कर दिया गया। तो स्तूपों के तहत आप सारनाथ का चौखंडी एवं धर्मराज का स्तूप का उल्लेख कर देंगे। इसके साथ ही साथ कुशीनगर का महापरिनिर्वाण स्तूप, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी के भी स्तूप उल्लेखनीय है। देखिए, यहाँ आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है और उतना समय भी आपको मुख्य परीक्षा में नहीं मिलेगा। आप केवल यहाँ उल्लेख कर दीजिए कि इन स्तूपों के से जो है उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखिए, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है मंदिर का। और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गुप्त काल से आरंभ होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल के पहले मंदिरों का निर्माण नहीं होता था। देखिए, पूजा पद्धति थी, लोग पूजा करते थे, धर्म में विश्वास करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन मूर्ति पूजा और जो मंदिर का प्रचलन है, जो बेसिकली हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनका निर्माण जो है वो गुप्त काल से ही प्रारंभ होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो ललितपुर में है, और कानपुर का भीतरगांव का मंदिर तथा देवरिया में एक कहो मंदिर है, उल्लेखनीय उदाहरण है। तो आप मंदिर के तहत दशावतार मंदिर, देवगढ़ का मंदिर और कहो मंदिर देवरिया का, इसका उल्लेख कर देंगे तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए में देखिए, अब जो है हमारा वो पुरातत्व का, जो पुरातत्व के अंतर्गत जो पॉइंट थे वो चाहे वो अभिलेख हो, चाहे मृतभांड हो, स्मारक हो या फिर मंदिर हो, ये सब चीजें हमारे समाप्त हो गए। अब हम आते हैं देसी साहित्य की तरफ। देसी साहित्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जो जानकारी मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की कथा से, विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की कथा से आर्य संस्कृत के विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऋग्वेद के जो आर्य थे, ऋग्वैदिक जो आर्य थे, उनका जो मूल स्थान था वो एक तरीके से पंजाब और कश्मीर और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो वहां निवास करते थे। वो पंजाब से नीचे उतर करके, कश्मीर से नीचे उतर करके नहीं आए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते आप देखेंगे कि जो है इनका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और ये जो कथा है ये इसी को रिप्रेजेंट करती है। विदेह माधव गौतम राहुगढ़ की जो कथा है वो इसी को बताती है। इसीलिए देखिएगा ऋग्वेद में जो गंगा और यमुना, भाई गंगा और यमुना एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही होके बहती हैं, इनका उल्लेख बहुत ही कम है। लेकिन बाद के जो साहित्य हैं उनमें, चाहे पुराण हो और भी जो भी साहित्य है, उसमें जो है गंगा और यमुना का प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलता है। तो कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके साथ रामायण, महाभारत, पुराणों में भी उत्तर प्रदेश के शहरों की जानकारी मिलती है। अब रामायण को लेकर के तो आप जान ही रहे हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, एक भव्य मंदिर बन रहा है बहुत ही संघर्षों के बाद। तो ये वही रामायण है तो जो राम जी से संबंधित है। साथ ही साथ महाभारत की जो कथा है, भाई जैसे कृष्ण भगवान से संबंधित मथुरा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में आ गया, हस्तिनापुर हो गया, मथुरा हो गया, तो इन सबों का भी उल्लेख महाभारत में है। पुराणों में भी कई बार उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे काशी का या फिर अहिछत्र का, इन सब की जानकारी मिलती है। तो ये आप दे देंगे कि देसी साहित्य के तहत एक तो हो गया हमारा अपना जो ब्राह्मण साहित्य है, रामायण, महाभारत, पुराण, इनका उल्लेख कर देंगे। उसके बाद जैन एवं बौद्ध,
साहित्य में भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे कुशीनगर, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, काशी आदि की जानकारी मिलती है। आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध का अ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से काफी लगाव रहा है। कहीं वो अधिक वर्षावास करते हैं, तो कहीं वो कहीं उनका परिनिर्वाण ही होता है। यदि कुशीनगर में देखा जाए तो उनकी मृत्यु ही वहीं होती है। अगर बुद्ध के विवाह की बात देखा जाए तो वो भी गोरखपुर के जो आज का वर्तमान का जो रामगढ़ ताल है उसी से रामग्राम से जोड़ते हैं कि रामग्राम जो है वो कोलियों का था, और जो यशोधरा थी वो उनकी पत्नी यहीं की राजकुमारी थी। तो इस तरीके से इन शहरों का प्राचीनतम साक्ष्य जैन और बौद्ध साहित्य से भी प्राप्त होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हरिशेर, बाणभट्ट और कालिदास तथा श्रीहर्ष की रचनाओं में भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ रचनाएं लिखने का आपके पास ना तो स्कोप है और ना तो वहां लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉइंट है कि इसमें बहुत सी चीजें समेटे हुए हैं। तो आप यहाँ केवल ऐसे उल्लेख करके निकलते जाइए और आपको भरपूर नंबर मिलेगा। ये है कि कोई पॉइंट छूटे ना, सारे पॉइंट को आप जो है यहाँ टच कर दीजिए। अगर देसी साहित्य में आप दिखा रहे हैं तो एक तरीके से हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य दिखा दीजिए, जैन बौद्ध से भी दिखा दीजिए, और बाद के जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं जैसे बाणभट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष, इनकी रचनाओं को भी दिखा दीजिए। अगर आप इतना दिखा भर लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद कई बार यूपीपीसीएस का मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो मुझे पता है कि नंबर कैसे मिलेगा। तो आप लोग विश्वास करिए और इसी फॉर्मेट को अपनाइए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए देसी साहित्य हमारा हो गया, विदेशी साहित्य। क्योंकि अगर आप विदेशी साहित्य का चर्चा नहीं करेंगे तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो अधूरा रहेगा, क्योंकि यहाँ समय समय में विदेशी भी आए हैं, उन्होंने भी साहित्य की रचना करी है, और उस दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान है। उन लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें मेगस्थनीज, फाहियान, वैनसांग की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। वैनसांग की सियुकी से कन्नौज एवं प्रयाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वैनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में आया था, और कन्नौज और प्रयाग की जानकारी वो देता है। तो ये आपका विदेशी साहित्य हो गया। इसके साथ ही साथ जो पूर्व मध्यकाल के पहले जो आते हैं, अलबरूनी और सुलेमान की रचनाएं भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास की जानकारी देते हैं। तो विदेशी में आप मेगस्थनीज, इंडिका, वैनसांग ये सब दिखा दीजिए। फिर जो जब तुर्कों का यहाँ आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, तो वहां से भी जो कुछ आए, यात्री आए, उन्होंने जो रचनाएं की उसके तहत अलबरूनी और सुलेमान ये स्टार्टिंग के हैं। आप इनका उल्लेख कर सकते हैं। चूंकि प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा है, मध्यकाल के बारे में पूछा नहीं कि आप इससे अब आगे के इतिहासकारों के बारे में लिखिए, तो आप यहीं तक इसको रोक दीजिए। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा। और छोटा सा नीचे संक्षेप में एक निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास स्वर्णिम है, जिसकी पुष्टि विभिन्न स्रोतों से होती है। अब विभिन्न स्रोतों से होती है तो आपने पीछे का सारा स्रोत दिखाई दिया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, और हम फिर जल्दी ही नए प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़िए। हम आपको यहाँ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देने का प्रयास करेंगे मैटर। और इसके लिए आप देखिए, ये हमारे ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है ये, और ये यूट्यूब चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, और अगर इस प्रश्न को आप लिख लें और लिख के आप मुझे भेज दें तो मैं आपका मूल्यांकन भी कर दूंगा, उसमें क्या कमियां हैं वो भी बता देंगे।
और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, इस जो अभी मैंने डिस्कस किया इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। यदि आप नहीं भी लिखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और ये आपका एक प्रश्न जो एक टॉपिक है स्रोत, तो उससे संबंधित एक प्रश्न ये कंप्लीट है। आपको एक्स्ट्रा कहीं परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, और इतना सिस्टमेटिक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।